Hi, coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. Today is 5th of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके कंट्रीज हैं। सबसे पहले ये जो बुक है एवरी वोट काउंट्स, ये लिखा है फॉर्मर सीईसी नितिन चावला जी ने। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस। नेम द ओनली नेशनल पार्क ऑफ यूपी, नाम है दुधवा नेशनल पार्क। फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, ये थीम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 का। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का मतलब है एम है टू प्रमोट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब बराबर, एंड इन प्रैक्टिस थ्रू आउट ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। मार्च 1 को ये सेलिब्रेट होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं। फेस्टिवल है धानु जत्रा, ये सेलिब्रेट होता है उड़ीसा में। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है रतन महल स्लॉथ बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट? करियाला इज अ फॉर्म ऑफ folk drama from which state? Folk drama, Karyala. Who has written the book I Do What I Do? Which organization conducts the 6th edition of the annual cleanliness survey स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अर्बन? ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है? सरस आजीविका मेला 2021 कहाँ पर हुआ अभी कंडक्ट? एंड विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021 एनुअल रिपोर्ट? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है जगरनॉट। जगरनॉट मतलब वो बहुत पावरफुल, ह्यूज और ओवरवेलमिंग फोर्स है, दैट इज दिस जगरनॉट। आई फॉर डिटेल, इफ समबडी इज हैविंग आई फॉर डिटेल मतलब वो नोटिस करता है स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। रीगल है, रीगल मतलब होता है रॉयल, मैजेस्टिक। हॉक्स है, दैट इज फॉल्सहुड है, डेलिबरेटली फैब्रिकेटेड टू मैस्करेड एज द ट्रूथ। इसका क्या मतलब होता है आप बताओ? सरियल, सरियल मतलब अनरियल एंड बिजार, अनरियल है, बिजार है। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं OTT प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट का मीटिंग हुआ, प्रकाश जावड़ेकर साहब, और यहाँ पे कुछ डिस्कशन होके ये कुछ यहाँ पे रेफर किया है। कंटेंट नीड्स टू बी चेक्ड सेज सुप्रीम कोर्ट। आज हम समझते हैं व्हाट डज इट मीन बाय दिस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और EPFO ने इसका रेट रिटेन किया है 8.5%, और इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर। दिस इज दांडी पथ, दांडी पथ अभी न्यूज में है। QS वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन जो है उनका ग्लोबल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग रिलीज हुई है। दिस इज क्लियरिंग अ लो बार स्पेक्ट्रम ऑक्शन। दिस इज एफिकेशियस टू कोवैक्सिन, नॉट सो स्टेलर इन प्रोटेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, एंड दिस इज बाइडन, इंडिया में नीड अ न्यू टेम्पलेट। यमन वॉर में यहाँ पे सीज फायर चल रहा है। बेंगलुरु शिमला मोस्ट लिवेबल सिटीज हैं। इंडिया चाबार पोर्ट चाहता है दिस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर आए। फ्यूल प्राइसेस GST के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस इज अबाउट दिल्ली रीचेज आउट टू ढाका, बांग्लादेश। होम लोन सस्ते हो रहे हैं, FDI इक्विटी अप हुआ है। फ्लिपकार्ट SPAC डील से US लिस्टिंग करना चाहता है, और ये नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह। एंड दिस इज CSAT solutions and some questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minute. See, कल UPSC का नोटिफिकेशन आया 2021 का। फॉर्म फिल करिए, केवल 100 रुपये है और वेवर भी है इसमें। सेंटर अलोकेशन में फर्स्ट कम के बेसिस पे है, तो फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आप 27 जून को अपीयर नहीं होंगे ना, तो ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, तो फॉर्म फिल करने में कोई लॉस नहीं है। फिल फॉर्म। देन सिलेबस एक बार बहुत अच्छे से देखिए। NCERT की जो बुक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर अभी तक नहीं किए हैं तो डू इट ऑन प्रायोरिटी। 2011 to 2019
2020 का रिजल्ट आने के बाद ऑफिशियल कीज आएगी तो हम 2020 का भी ऑफिशियल आंसर की से टैली करके 2020 भी करेंगे। सो 2011 टू 2019 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर देखना इतना मिनिमम है। डू दिस थिंग। अप्रैल से हम स्पीड अप करेंगे, गियर अप, नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, 712 सीट्स हैं। सो यू हैव टू डू बेटर, प्रिपेयर बेटर। नाउ दिस इज, लेट अस कम टू द न्यूज़पेपर डिस्कशन। हमारा रेफरेंस मटेरियल है दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, दोनों दिल्ली एडिशन है। OTT प्लेटफॉर्म्स विल नॉट हैव टू रजिस्टर सेंटर। कुछ ही दिन पहले एक रेगुलेशंस आए हैं, रूल्स आए हैं। OTT कंटेंट और मीडिया हाउसेस जो हैं, स्पेशली जो न्यू एज मीडिया है, जैसे कि डिजिटल मीडिया कंटेंट, OTT प्लेटफॉर्म पे जो न्यूज़ है, यूट्यूब एट्सेट्रा, इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। वाई? बिकॉज ये जो ऑनलाइन न्यू प्लेटफॉर्म्स हैं ये किसी रेगुलेटरी बॉडी के पुरव्यू में नहीं आ रहे थे। जैसे न्यूज़पेपर है तो इनका प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऐसे ही जो टेलीविज़न न्यूज़ है इनकी भी एक बॉडी है। बट यूट्यूब न्यूज़ हुआ या फिर ऑनलाइन जो ट्विटर पे न्यूज़ है, फेसबुक न्यूज़ है, इन सबको कैसे रेगुलेट करें? बिकॉज मैनी अ टाइम्स इनका कंडक्ट डुबियस भी रहा है, इररेस्पॉन्सिबल रहा है, तो देर वी नीड सर्टेन रेगुलेशन। अब इसमें बात आया था 3 टियर का रेगुलेशन ग्रीवेंस सेल बनाने का। 25 ऑफ फरवरी को हैव अ लुक एट न्यूज़पेपर नोट्स। हमने 25 ऑफ फरवरी को देखा, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया नया नाम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में कुछ नहीं रखा है, बट ये जो नाम होते हैं ना ये याद रहने चाहिए, वर्ड्स एज इट इज़ याद होने चाहिए, सारे रूल्स के, सारे एक्ट्स के। ये कीवर्ड्स हैं, ये तुरंत कॉपी में नज़र आने चाहिए और इनको ऐसे अंडरलाइन करिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इसमें क्या है, इंट्रोड्यूस हुआ 3 टियर का ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवेंसेस मतलब कुछ शिकायत आई है तो उसका यहाँ पे समाधान होगा OTT प्लेटफॉर्म में। 3 टियर हैं। टियर 1 है ग्रीवेंस सेल होगा, हर जो OTT प्लेटफॉर्म है उसमें एक ग्रीवेंस सेल बनेगा। फिर बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म जो हैं उनका एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनेगा, अलग अलग OTT लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी जो डिजिटल सर्विसेज हैं, इन सबको मिला के ये अपने सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे और एक बॉडी बनेगा। फिर टियर 3 में इंटर मिनिस्टरियल पैनल होगा जो कंप्लेंट्स को देखा, अगर ये इसको रिजॉल्व नहीं करते हैं तो OTT प्लेटफॉर्म को सेल्फ क्लासिफाई करना पड़ेगा कंटेंट एज बेस्ड में। जैसे मूवीज़ होती है, मूवीज़ में रेटिंग आती है कि ये एडल्ट मूवी है या ये अंडर एज मूवी है। सो ऐसे यहाँ पे भी इनको कैटेगरी देनी पड़ेगी। यूनिवर्सल है 7+, 13+, 16+, एडल्ट। बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ कंटेंट पास्ट सम टाइम से आ रहा है, वो एक्सट्रीमली वल्गर है और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे वॉयलेंस भी है, तो अंडर एज 18+ चिल्ड्रन के लिए दिस इज़ नॉट गुड। Platform would be required to implement parental locks for content classified 13+। रिलायबल एज वेरिफिकेशन होगा। तो ये तो मैकेनिज्म है। अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि गवर्नमेंट अपना नॉमिनी नहीं भेजेगी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में, गवर्नमेंट नॉमिनी नहीं होगा। मतलब ये काइंड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन है, आप खुद ही अपने आप को रेगुलेट कर लो OTT सर्विस प्रोवाइडर्स। गवर्नमेंट बिलीव करती है सॉफ्ट टच ओवरसाइट मैकेनिज्म, बहुत पुश नहीं कर रही है, जस्ट एक गाइडलाइंस है कि इस गाइडलाइंस के अंदर यू हैव टू ऑपरेट प्रोग्रेसिव एंड लिबरल। कॉम्प्लायंस का बर्डन प्लेटफॉर्म पे होगा। बहुत सारे फेक मैसेजेस आते हैं, स्पेशली दिस व्हाट्सएप टेलीग्राम, इसमें व्हाट्सएप टेलीग्राम में फेक मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं और ये काफ़ी भड़काऊ भी होते हैं। इसमें फर्स्ट ओरिजिनेटर पता करना होगा कि सोर्स क्या है, ये कंटेंट बनाया किसने, फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन। बट उसके लिए ऑपरेशनल नाइटमेयर होगा, बिकॉज अगर ये प्लेटफॉर्म आपका मैसेज रीड नहीं कर रहे हैं तो हाउ वुड दे आइडेंटिफाई कि इसका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है। तो देयर आर सर्टेन कॉम्प्लायंस बर्डन एंड ऑपरेशनल नाइटमेयर। लॉज का यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ज़रूरी है। रूल्स फोकस करते हैं सेल्फ क्लासिफिकेशन में, क्लासिफाई करें कंटेंट को इंस्टेड ऑफ एनी फॉर्म ऑफ सेंसरशिप। और ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जो ट्रेडिशनल फिल्म व्यूइंग होती थी, जैसे पहले थिएटर होता था, मल्टीप्लेक्सेस आए, फिर पहले सिंगल थिएटर था, फिर मल्टीप्लेक्सेस आए और अब ये OTT आ गए, तो ट्रेडिशनल फिल्म व्यूइंग हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट। नाउ फिल्म्स एंड वेब सीरीज आर व्यूड बाय द पब्लिक ऑन दीज प्लेटफॉर्म। कोविड-19 हुआ, हमने देखा कितनी सारी मूवीज़ थिएटर में आने के बजाय वो ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ हुई।
शुड देयर नॉट बी सम स्क्रीनिंग? तो इसका स्क्रीनिंग क्या ज़रूरत नहीं है? वी फील देयर शुड बी सम स्क्रीनिंग. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सम सॉर्ट ऑफ स्क्रीनिंग एंड रेगुलेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट वो नहीं आना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम, और अननेसेसरी सेंसरशिप भी नहीं होना चाहिए. अगेन, फाइंड अ बैलेंस्ड मिडिल वे. OTT प्लेटफॉर्म. सो ये न्यूज़ है दिस वन. हरियाणा में नया जॉब कोटा रूल्स वरीज इंडिया इंक. हरियाणा गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है, इसको भी हम एक्सप्लेन में आगे देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में. दिस इज EPFO रिटेन्स एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 8.5%. 8.5% का एनुअल रिटर्न मिलेगा. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने बताया 8.5%. ये काफ़ी कम है, लोवेस्ट है सिंस 2012-13. करीब 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा. अब EPF क्या होता है? EPF होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. ये काइंड ऑफ रिटायरमेंट फंड होता है कि जब तक आप नौकरी कर रहे हो कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करते जाओ, जब रिटायर होगे तो आपको फायदा होगा. रिटायरमेंट फंड है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉय का. ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 12% ऑफ बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी जो आपको मिला है उसका 12% आप EPF में कंट्रीब्यूट करते हो, प्लस डियरनेस अलाउंसेस, और डिडक्ट करता है एडिशनल 12% ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय. मतलब जिसने नौकरी दी है वो 12%, जो नौकरी कर रहा है 12%, ऐसे करके ये पैसा डिपॉजिट होता है EPF में. आउट ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 8.33% जाता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, और जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. बैलेंस 3.67% होल ऑफ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन जो पोर्शन है उसमें मिलता है इंटरेस्ट हर साल, और उसको बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. ये उसमें इंटरेस्ट डिक्लेयर करता है, और इसकी रेंज 8 से 9% होती है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज काइंड ऑफ सेफ्टी नेट, रिटायरमेंट सॉल्यूशन. और हम प्रमोट भी करते हैं, एक हैबिट होनी चाहिए सेविंग्स की. ऐसा नहीं कि जितना तनख्वाह मिल रहा है आपने सारा तनख्वाह पैसा यूं ही सारा उड़ा दिया. नो, यू हैव टू डू सर्टेन सेविंग्स एज वेल. अब इसमें जो पैसा आया उसको टैक्स डिडक्शन कुछ छूट मिल रहा था, पैसा जो ग्रो हो रहा है उसमें छूट मिल रहा था, पैसा जब विड्रॉ कर रहे थे तो उसमें भी छूट मिल रहा था. एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट. बट गवर्नमेंट ने देखा कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे लगाते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, अपना डाइवर्ट करते हैं मनी, और वो 2.5 लाख से ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. तो अगर इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो सरकार बोलती है इस पे भी कुछ टैक्सेशन होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इसको टैक्सेबल बना दिया. टारगेट था हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को करना. हैव अ लुक प्रीवियस लास्ट वीक में इसको हमने देखा था जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था बजट में. अभी जो बजट आया है उसमें ये अनाउंसमेंट हुए थे. उसका क्रिटिसिज्म भी ये हुआ कि ये जो 2.5 लाख का थ्रेशोल्ड है ये काफ़ी कम है, इससे तो बहुत सारे लोग इस टैक्स में आ जाएंगे, और विच इज़ नॉट गुड. मिडिल क्लास भी काफ़ी इम्पैक्ट होगा इससे. तो इस स्लैब को भी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि वो रिकंसिडर कर सकते हैं, ये 2.5 लाख का स्लैब हो सकता है बढ़ा दें. लेट अस सी. अभी आज की डेट में ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी. ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया है. ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन. तो ये अब अनाउंस किया है 8.5% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड. देन कंटेंट चेक्ड होगा, हरियाणा हो गया. दिस इज IISC इन टॉप 100 लिस्ट इन नेचुरल साइंस कैटेगरी सी. बिफोर दैट एक ये चीज़ भी है कि जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक सेक्टर है, हम ऑर्गेनाइज्ड भी है, अनऑर्गेनाइज्ड भी है. हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हो. इकोनॉमिक्स की भी बुक्स बहुत अच्छी है, 9, 10th, 11th, 12th, हैव अ लुक. ऑन बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी हो सकती है, सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब नेचर से फर्स्ट इंटरेक्शन है. सेकेंडरी मतलब इस नेचर से कोई प्रोडक्ट आया था, उसमें ह्यूमन एफर्ट्स लग रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही है. फिर ऐसे टर्जरी, क्वाटरनरी, क्यूनरी, ये हाईएस्ट इवॉल्व फॉर्म हो जाता है. लाइक डिसीजन मेकिंग आगे हो रहा है, R&D आगे हो रहा है. तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर ये एक्टिविटीज ऐसे ग्रेडेड है. बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. एसेट ओनरशिप में हो सकता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर. तो ये इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर है. अब प्रिपेयर अ नोट ऑन द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क. फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क, जैसे गिग इकोनॉमी था, उसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है? हायर एंड फायर टेक्निक यूज करते हैं वो. जब नौकरी भी आ जाएगा, सेफ्टी नेट नहीं है, कुछ लॉसेस हुए, डिप आया, तुरंत फायर भी हो जाएगा. सेम
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सेफ्टी नेट्स कम होते हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो। दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर फॉर्मलाइज्ड नहीं है तो इनकम टैक्स इवेजन भी ज़्यादा होता है। फॉर्मलाइजेशन में टैक्स कलेक्शन बेटर होता है, टैक्स बॉयंसी बेटर होती है, इकोनॉमी जीडीपी का एक्चुअल फिगर पता चलता है। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स जो है, इसमें लेबर लॉस भी आएंगे, सेफ्टी आएगा। माइग्रेशन वर्कर्स में हमने देखा सेफ्टी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपेयर दिस नोट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पहला सवाल है। देन ये आईएससी का था, ये जेएनयू का एंथ्रोपोलॉजी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी लॉ प्रोग्राम, ये दो नए एंट्रेंट है लिस्ट में। ये जो रैंकिंग आया है ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। इस रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे एमआईटी यूएस फर्स्ट है, स्टैनफोर्ड सेकंड है, कैम्ब्रिज थर्ड है। इंडिया में आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास है, 49, 54 एंड 94 रैंकिंग है। नेचुरल साइंस में भी एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और इंडिया का आईआईएससी बैंगलोर 92nd पे है। ये रैंकिंग, इन रैंकिंग के भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। फैकल्टी क्या है, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पब्लिकेशन कितने हो रहे हैं इनका, एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेबस वगैरह बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उसके हिसाब से ये रैंकिंग देते हैं। इंडिया में जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको ग्लोबल ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशंस बनाना है। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी भी एक सर्टेन डिग्री होना चाहिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये है दांडी पथ मार्च आ रहा है। दांडी पथ फॉलोज द फुट स्टेप ऑफ महात्मा गांधी जी। दांडी मार्च किया था महात्मा गांधी जी ने 1930। सो दिस इज अबाउट दांडी मार्च। गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह था। सॉल्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने कहा कि जो सॉल्ट जैसी बेसिक चीज है, नमक, इस पे टैक्सेशन जो ब्रिटिश लगा रहे हैं प्रोडक्शन करने पर एटसेट्रा, वो अनवाइज है, इनह्यूमैन है। नेक्स्ट टू एयर एंड वाटर, सॉल्ट इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो गांधी जी ने इसके प्रोटेस्ट में, यहाँ साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने ऐसे पैदल चलना चालू किया और साबरमती आश्रम से वो यहाँ पे दांडी में गए और दांडी में उन्होंने ऐसे नमक बनाकर इसका विद्रोह किया। सॉल्ट टैक्स और सॉल्ट में जो अलाउ नहीं कर रहे थे इंडियंस को बनाने के लिए। ये था सॉल्ट मार्च, 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 पे खत्म हुआ। सॉल्ट मार्च। सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, एक्ट ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था कॉलोनियल इंडिया में, लेड बाय महात्मा गांधी जी, 12 मार्च से 1930। अभी 12 मार्च को इसके बारे में और सारे आएंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस सॉल्ट सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह पर एक नोट तैयार करें। ये वेबसाइट भी बहुत अच्छी है, गांधी जी का एक वेबसाइट, महात्मा गांधी जी का वेबसाइट .org है, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया है गांधी जी की लाइफ वगैरह के बारे में। ये एज अ प्रोटेस्ट उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह किया था। फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचे थे वो 24 दिन में। साथ में इनके बहुत सारे फॉलोअर्स एंड पार्टिसिपेंट्स थे। 390 किलोमीटर वॉक किया था। सिंबलाइज किया था कि ये जो ऑप्रेसिव रूल है ब्रिटिशर्स का, हम फर्मली सत्याग्रह करेंगे, स्टैंड अगेंस्ट दिस इनह्यूमन थिंग। आई वॉन्ट वर्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइटी। ये रोड है, ये ट्रेन है, या एयर है। अब गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, गवर्नमेंट्स इन जो हिस्टोरिकल है हमारे प्लेसेस, उनको टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सो दैट रेवेन्यू जनरेट हो जाए, रेवेन्यू जनरेट हो जाए। दिस इज द थिंग। जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा था पुणे में यरवदा जेल है, जेल टूरिज्म एक नया टर्म आया था। तो दिस इज लाइक दैट, वी शुड नो अवर लेगेसी, हिस्ट्री की जानकारी होना जरूरी है। प्रिपेयर अ नोट ऑन सॉल्ट सत्याग्रह। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज क्लियरिंग अ लो बार। लो बार, अपने बार ही बहुत कम सेट कर दिया, फिर वो इजीली क्रॉस भी हो जाएगा, तो क्या वो सक्सेस कहलाएगा? ये बात है स्पेक्ट्रम ऑक्शन का। द गवर्नमेंट मस्ट रीविजिट स्पेक्ट्रम ऑक्शन फॉर्मेट, अनरियलिस्टिक प्राइसिंग एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स। स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा है, स्पेक्ट्रम ये वेव्स होती है, ये लिमिटेड है, नेचुरल, ये जो इनके लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, बैंडविड्थ भी लिमिटेड होती है, सरकार के पास होती है ये। सरकार इसको ऑक्शन में लीज पे देती है, सेल करती है इसका यूजेज प्राइवेट कंपनीज को, जैसे जियो, एयरटेल एटसेट्रा। ये कंपनीज ऐसे पूरा बैंडविड्थ खरीद लिया इन्होंने, अब इस बैंडविड्थ को ये बहुत सारे यूजर्स में अपने डिस्ट्रीब्यूट करेगी और वो यूजर्स इस बैंडविड्थ को यूज करेंगे एंड दे विल पे फॉर दिस ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर ऐसे बीच में आ जाते हैं।
गवर्नमेंट ऑपरेटर ने बैंडविड्थ खरीदा और फिर बहुत सारे यूजर्स में अपना सेल किया और ये अपना बिजनेस करेंगे. दिस इज द वे. ऑपरेटर्स बैंडविड्थ खरीदने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं सो दैट जो यूज़र्स हैं उनमें कंजेशन नहीं हो. जैसे कई बार आप देखो बहुत सारे यूज़र्स हो जाते हैं तो बैंडविड्थ बैंडविड्थ कंजेशन होता है और स्पीड कम हो जाती है, कॉल डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं, रेंज नेटवर्क नहीं आ रहा है. तो इसके लिए ये स्पेक्ट्रम ज़्यादा से ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट है. स्पेक्ट्रम में भी जो 700 मेगाहर्ट्ज़ का होता है ना, ये ऑप्टिमाइज था, बट इसका रिजर्व प्राइस बहुत ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा लोगों ने खरीदा नहीं स्पेक्ट्रम को अभी. अब गवर्नमेंट ने अभी जो ऑक्शन किया इस राउंड में, नेशनल एसेट है, गवर्नमेंट ओन्ड है, इसका ऑक्शन हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स ने वहाँ पे बिड किया और इस बिड से गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिला. बट बार लो था, गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो मिल गया बट मेजर रेवेन्यू आया फ्रॉम से फ्यू प्लेयर्स से. जियो ने मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम इस रेंज का खरीदा, रेवेन्यू कम हुआ. ऑक्शन थ्योरी अभी नोबेल प्राइज में भी हमने पढ़ा था. दैट इज वाई इसमें ओवरहॉल करने की जरूरत है. बेटर प्राइस डिस्कवरी, रेवेन्यू जनरेशन गवर्नमेंट को भी हो और जो बिडर है उनको भी फायदा हो. टेलीकॉम सेक्टर ऑलरेडी नॉट इन पिंक हेल्थ, इसका हेल्थ डिटीरियोरेट हुआ है. गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशंस बहुत रियलिस्टिक एंड लो था. ऑक्शन रिलेटिवली बेटर हुआ बिकॉज जियो ने, न्यू एंट्रेंट ने ज़्यादातर दिस खरीद लिया स्पेक्ट्रम. 700 मेगाहर्ट्ज का टेकर्स नहीं मिले. गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑप्टिमाइज करे ऑक्शन मॉडल को. जैसे इफ यू रिमेंबर एक बॉडी होती है कैग. कैग ने जब कोल ऑक्शन हुए थे तो कैग क्या होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पब्लिक पर्स का इसे दिस डिफेंडर बोलते हैं. तो कैग जो काम मोस्टली पोस्टमार्टम करता है, ये पोस्टमार्टम वर्क है. तो इस कैग ने जब टू ऑक्शंस देखे, कोल ऑक्शंस वगैरह के, तो कैग ने बताया कि बिकॉज ऑफ पुअर पॉलिसी, पुअर ऑक्शन, पुअर प्रोसीजर, करीब इतने सारे लाख करोड़ का नुकसान हो गया. दिस कैग की फाइंडिंग्स थी कि इससे बेटर रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता था. अगेन पॉसिबिलिटी. तो ये एक चीज़ है कि गवर्नमेंट को ऑक्शन मॉडल थोड़ा बेटर करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट अपने जो सेल करती है रिसोर्सेज उससे ज़्यादा पैसे जनरेट हो, रेवेन्यू बेटर आए, जनरेट इवन बेटर रेवेन्यू. ऑल दो फिर कैग में फिर बाद में रिपोर्ट्स आती है कि कैग की जो मॉडल्स थे वो भी क्लियर कट नहीं थे. उसमें जो एक्चुअल लॉसेस हुआ है वो इतना लॉसेस हुआ नहीं है. इस बात पे बाद में काफ़ी न्यूज़ बना था ये. बट द पॉइंट इज हम क्यों पूरा ऑक्शन प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करें, बेटर रेवेन्यू रियलाइजेशन करें और जो बिडर्स हैं उनका भी ईजी करें चीज़ें. दिस इज एफिकेशियस टू. और ये है द रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज अप्रूवल ऑफ कोवैक्सिन शुड नाउ बी रिवाइज्ड. इतने टाइम से भारत बायोटेक का कोवैक्सिन था, उसका अननेसेसरी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि इसको जल्दी ही हमने अप्रूवल दे दिया, इफेक्टिव है या नहीं है. बट नाउ इट इज़ इफेक्टिव, इट्स रिपोर्ट्स में पता चल गया. कोवैक्सिन भारत बायोटेक हैदराबाद एंड कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का. तो ट्रायल्स डेटा जो आए वो प्रॉमिसिंग है. अब ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करें. विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी काफ़ी नैरो है, ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दें तभी हम इस कोविड-19 की बैटल को फाइट कर पाएंगे. दिस इज नॉट सो स्टेलर इन प्रोटेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं फ्रीडम है, लिबर्टी है, स्पीच का, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एट्सेट्रा. बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी स्टेलर होना ज़रूरी है. फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये एब्सोल्यूट नहीं होती. आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरे लोगों की भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है. तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच से दूसरों की राइट टू लाइफ में इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज क्वालिफाइड, नॉट एब्सोल्यूट. बेल हुआ, सेडिशन, रोल ऑफ कोर्ट, रोल ऑफ मीडिया इंस्टीट्यूशन, इन सब का यहाँ पे कमेंट्री है कि यहाँ एक बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है. डिफेंस स्पीच. विद बाइडन इंडिया में नीड अ न्यू टैम्पलेट. इंडिया को एक नया टैम्पलेट चाहिए होगा. डिस्पाइट अक्यूमुलेटेड गुडविल, न्यू दिल्ली का जो एंगेजमेंट है वो डेमोक्रेट कंट्रोल्ड हाउस में एक ट्रिकी बात हो सकता है. डेमोक्रेट्स अभी पावर में, डेमोक्रेट कंट्रोल्ड हाउस में इट कुड बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. यूएसए जो है वो रीस्टोर करना चाहता है अपनी ग्लोबल पोजीशन. सी, हील करना चाहता है वैल्यू, बिलीफ, प्रोस्पेक्ट्स जिस पे यूएसए इतने टाइम से स्टैंड किया था. तो जो वर्ल्ड में यूएस की जो पॉलिसी है ना, दिस इज मोर अबाउट यूएस. यूएस वांट्स टू प्रूव, अपने आप को वो प्रूव करना चाहता है कि देखो हमारी वैल्यूज अभी भी स्ट्रेंथन है, हम इकोनॉमिक सुपर पावर है, हमारा रीच इतना ज़्यादा है, वर्ल्ड पुलिस. दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ. और इसमें इंडियन कम्युनिटी का भी जो रोल है, पार्टिसिपेशन है, वो क्या मैसेज दे रहे हैं यूएस में जाके, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है.
इंडियन डायस्पोरा, बिकॉज इंडियन डायस्पोरा में भी काफ़ी सारे हैं पर्सन जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है। अब ये वहाँ जाके इंडिया का क्या पिक्चर सेंड करते हैं, क्या मैसेज करते हैं, इससे भी क्या होता है, ओपिनियन बनता है, ओपिनियन फॉर्मेशन होता है। तो डायस्पोरा का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो बाहर जाके क्या बोलेंगे। अब ऑब्वियसली दो टाइप का पॉसिबिलिटी होता है यहाँ पे। एक डायस्पोरा है जो फॉरेन जाता है बट वो अपने रूट्स को बताता है कि इंडिया का हम्बल बिगनिंग रहा है, हम पहले कॉलोनी भी थे यूके की, बट आफ्टर दैट वी हैव ट्रेवल दिस मच, प्रोग्रेस हुआ है, हमारे पास 1.31 करोड़ बिलियन पीपल है। उसके प्रोस्पेक्ट में अगर हम देखें ना कि इतने सारे लोगों का हमें ख्याल रखना है, उसके हिसाब से देखें तो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमने काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है। और सेकंड वर्जन ये भी हो सकता है कि इंडिया में फुल ऑफ दिस ऑल अच्छा नहीं है, पैरामीटर्स नहीं है, इंडेक्स में सही नहीं आ रहा है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, क्लीनलीनेस नहीं हो पाती, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो प्रॉब्लम्स आर देयर, बट what type of picturization you are presenting of India in front of the world, that also matters. Then असेसमेंट, रिसोर्सेज, डायरेक्शन पॉइंटर, कम्युनिटी को एक फोर्स की तरह यहाँ वर्क करना है, ये पूरे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दिए। ये जो इस टाइप के आर्टिकल्स होते हैं ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना चाहिए, इनका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, कल ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। और जो कंट्रीज़ होती है ना, सारी कंट्रीज़ अपना बेनिफिट देखती है। यूएसए को बेनिफिट दिखेगा इंडिया में, इंडिया के साथ अपने आप यहाँ पे सारी चीज़ें दिस नॉर्मलाइज हो जाएगा। प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इनका पॉजिटिव यूज होना जरूरी है। गुडविल एम्बेसडर हैं ये इंडिया के, गुडविल एम्बेसडर। अब जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम है, रशिया से टर्की ने भी लिया, सैंक्शंस हो गए, रशिया से इंडिया भी ले रहा है बट अभी तक सैंक्शंस नहीं है। तो दिस ऑल अबाउट डिप्लोमेसी, कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, हमें अपना स्ट्रेंथ बना के रखना है और हमारे प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं उसको हमें आगे रखना है। हर कंट्री ऐसे ही करती है। चाइना के साथ एंगेजमेंट कैसा होगा, लेट अस सी। देन दिस इज वेस्ट बंगाल इलेक्शंस, एंडिंग द वॉर इन यमन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा, ये यमन है, ये ओमान है, ये यूएई है, ये कतर है, और बहरीन क्या है, एक आइलैंड है, और ये बहुत बड़ा कंट्री है, दिस इज दिस सऊदी। तो ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला जो है, पेनिनसुला थ्री साइड वाटर, इसका लीडर हो गया, डोमिनेटिंग फोर्स है सऊदी। सऊदी है सुन्नी, और ये ईरान है, ईरान डोमिनेटेड बाय दिस शिया। और ईरान भी ह्यूज कंट्री है, सऊदी भी ह्यूज कंट्री है, इन दोनों में टसल चलता है कि हु इज द बॉस इन दिस रीजन। अब इससे जो पेरिफेरल प्लेयर्स होते हैं वो इम्पैक्ट होता है। ये आपस में नहीं लड़ते हैं, ये लड़ते हैं थर्ड कंट्री में जाके, वहां पे फाइट करेंगे। तो यमन में क्राइसिस हो गया, यहाँ से सऊदी आ गए, हाडी को ये सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान सपोर्ट कर रहा है हाउती को। तो दीज टू कंट्री विल नेवर फाइट डायरेक्टली विद ईच अदर, दे विल फाइट विद प्रॉक्सीज। यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर चलती है यमन में, और इस सबसे नुकसान किसका होता है, यमन का होता है। ऐसे ही आप यूएसए का देखना, यूएसए इतनी फाइट करेगा बट यूएसए कभी भी अपने घर पे फाइट नहीं करता है, अपने लैंड पे फाइट नहीं करेगा। वो फाइट करेगा इराक में, वो फाइट करेगा ईरान में, वो अफगानिस्तान में फाइट करेगा, वो वियतनाम में फाइट करेगा, इंडिया में भी वो ऑफर देता रहता है मीडिएशन वगैरह के। तो द पॉइंट इज, ये यमन जो है ये पे करता है इस पूरी प्राइस को। अब सऊदी का थोड़े प्रोस्पेक्ट्स बाइडेन के आने के कारण वीकर हुए हैं, अभी खाशोगी में भी यहाँ के प्रिंस को डिस्चार्ज। सो सऊदी ब्लॉकेट लगाया था कतर में। अब ये कतर है, ये कतर है, ये बहरीन है, ये कतर है। कतर जो है ये थोड़ा टिल्टेड था ईरान की तरफ, और यहाँ का अल जजीरा चैनल भी सऊदी को पसंद नहीं है। बट कतर पे अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, और बाइडेन जो यूएस है वो कतर का काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ब्लॉकेड हटाना पड़ा सऊदी को। हाउती यमन वॉर भी अब ओवर सीज फायर चल रहा है, बाइडेन पॉलिसी। ईरान जो है इसके साथ न्यूक्लियर डील पॉसिबल हो रही है यूएसए की, तो सऊदी अब थोड़ा यहाँ पे बैकफुट में है। ईरान, न्यूक्लियर डील और इलेक्शंस है। क्राइसिस जो यमन पे है ना, वो नॉट ओनली अबाउट सऊदी हाउती कॉन्फ्लिक्ट, ये है अबाउट डायमेंशंस, ह्यूमैनिटेरियन, सिविल, जियोपॉलिटिकल, सेक्टेरियन। आप किसी भी ब्रेवेस्ट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ सोल्जर से बात करो, वॉर फर्स्ट दफे कोई नहीं चाहता है। वॉर होता है तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है, सिविल क्राइसिस आता है, जियो पॉलिटिकल सेक्टेरियन क्राइसिस आता है। हाउतीज आर ऑल्सो अंडर प्रेशर, इफ दे वॉन्ट इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, शुड स्टॉप फाइटिंग एंड स्टार्ट टॉकिंग विद अदर स्टेक होल्डर्स, बिकॉज इन दी एंड ये कंट्री जो है वो पे करता है इस सारे पावर स्ट्रगल का प्राइस। वॉर जिसको पता है ना, वो वॉर कभी नहीं चाहता है कि वॉर का क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, क्या कॉस्ट होगी। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। एंड लेस वॉर, वॉर इज नॉट गुड।
बेंगलुरु शिमला मोस्ट लिवेबल सिटीज़ है। Year of breathless coaching in science, OTT platform, Metroman, and this is half of Hyderabad population has antibodies. Geom suggest कर रहा है this narrative क्या build हो रहा है, and this is asserting facts on use of PM's photo. ताज वैकेटेड ओवर होक्स कॉल साब। अब इंडिया को अभी एक नया डील में कुछ मीडियम रोल मल्टी फाइटर जेट्स खरीदने हैं। रफेल है, साब है, यूएस का भी प्लेन है, ये सब अभी बिडिंग करेंगे। ये भी एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। डेली केसेस 17,000 मार्क फिर से आ गए, सी नंबर्स बढ़ रहे हैं कोविड-19 के। बेंगलुरु शिमला मोस्ट लिवेबल सिटीज़ है और ये चाहबार पोर्ट है। अब सी ये रिलीज हुआ, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी साहब ने रिलीज किया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स तो ये नंबर है 30%। इस बार वेटेज दिया था सिटीजन परसेप्शन सर्वे, मतलब सिटीजन को लगता क्या है, परसेप्शन क्या है वहाँ के रहने के दिस मुद्दों पे। 70% वेटेज जो दिया था वो इन 13 कैटेगरी को दिया था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 30% परसेप्शन और 70% इन 13 कैटेगरी। अब ये जो है ना, ये आंसर्स में दिखने चाहिए। आंसर्स जब भी आप लिखते हो ना, उसको कैटेगराइज करो, थीम्स में लिखिए। जैसे आपको लिखना है एजुकेशन, आपको बताना है ये शहर अच्छा है, आपका शहर अच्छा है, दिस पर्सन बोलेगा मेरा शहर अच्छा है। पैरामीटर क्या है, ये पैरामीटर है। एजुकेशन में कैसा है आपका सिटी, हेल्थ में कैसा है, हाउसिंग एंड शेल्टर में क्या है, वॉश कैंपेन कुछ ही दिन पढ़ा हमने, SWM, मोबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिक्रिएशन, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एनवायरनमेंट, ग्रीन स्पेसेस, बिल्डिंग, एनर्जी कंजम्पशन एंड सिटी रिजाइलेंस। ये जो थीम्स हैं, पिलर्स हैं, इन पे सोचिए और इस पे सोच के डिसीजन लेइए कि ये सिटी क्या रैंकिंग होगा। तो इनका 70% वेटेज हुआ और परसेप्शन का 30%, और ये सारे सिटीज़ यहाँ पे आए हैं जिनका रैंकिंग आई है। फिर म्युनिसिपल आ जाती है। म्युनिसिपल जो है हमारे यहाँ दो है, 73rd एंड 74। तो म्युनिसिपल किस में आता है आप बताओ। म्युनिसिपल में कितने सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे रिजर्व किए थे वो भी आप बताओ। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स किस शेड्यूल में है, किस पार्ट में है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये आया। म्युनिसिपैलिटी 3 टियर गवर्नमेंट फ्रेमवर्क में 20 सेक्टर्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, वेस्ट वाटर, स्वच्छ, सैनिटेशन, रजिस्ट्रेशन, परमिट, इंफ्रा, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, फिजिकल, डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, डिजिटल गवर्नेंस, एक्सेस, लिटरेसी, प्रिपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स, पार्टिसिपेशन, इफेक्टिवनेस। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नोटेड डाउन। दिस इज म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये इस तरीके से रैंकिंग आई है। रैंकिंग आने से क्या होता है, कंपटीशन होता है, सिटीज आपस में कॉम्पीट करती हैं और बेटर आउटकम्स आते हैं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है यहाँ पे। चाहबार पोर्ट की कॉरिडोर इंडिया चाहता है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा। चाहबार पोर्ट हमें पता है यहाँ ईरान है, चाहबार को हम डेवलप कर रहे हैं सो दैट सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर सकें। ये इंक्लूड हम चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भी है, तो इसका जो रीच है ना वो एम्बिट ब्रॉडन होगा। इंडिया ने यहाँ पे डिमांड किया है। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब भी INSTC जो है रशिया, ऐसे इसमें इंक्लूड करें इसे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। देन दिस इज स्कूपिंग ट्रीट्स एंड दिस इज रीगल, और ये है इट्स ऑल इन द लेड। This is kicking with hope. Biden government to deepen global alliances. Joe Biden, they want to prove themselves. Then military, म्यांमार में situation बहुत difficult है। US official flag, this is Floyd, this is Yemen Houthi, and Nepal government difficulty. Even इमरान खान, इनका भी ट्रस्ट वोट है कल, let us see survive होते हैं या नहीं। अफगान मैन behind Sweden attack. Fuel prices to drop if brought under GST, SBI research. हमने GST देखा, GST की स्लैब्स भी देखा। GST में फ्यूल इंक्लूडेड नहीं था, GST में फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है। तो जो GST नहीं है तो टैक्सेस क्या लग रहे हैं, सेंटर लगा रहा है एक्साइज, स्टेट लगा रहा है वैल्यू एडिशन टैक्स। क्यों ना हम इसको GST में लाएं। तो SBI की एक स्टडी बोलती है अगर हम फ्यूल को GST पे ले लें तो नुकसान इतना भी ज़्यादा नहीं होगा, 1 लाख करोड़ का होगा एनुअल रेवेन्यू लॉसेस। बट GST में आने पर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस करीब 65-73 ऐसे कुछ आ जाएगी, विच इज एक्सेलेंट। सी 75 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, 68 रुपए का डीजल हो जाएगा, एक्सेलेंट। तो व्हाई नॉट वी आर डूइंग दिस। फिस्कल डेफिसिट लाइकली फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। देन दिस इज कैपको, विप्रो, PSU बैंक्स बैड लोन एडिशन में मॉडरेट। ईरान रुपी रिजर्व, ईरान की सिचुएशन बहुत टाइट है सैंक्शंस के कारण, इसीलिए वो भी पुश हो रहा है कि
हम यूएस के साथ दिस ईरान न्यूक्लियर डील वापस आते हैं। राइवल टेलकोज वर्जन एंड एफडीआई इक्विटी बढ़ा, इस बार $51 बिलियन क्रॉस हो गया है। प्राइसी पाम ऑयल, ये जो पाम ऑयल है ना, ये मलेशिया से बहुत इंपोर्ट करते थे। पाम ऑयल कॉस्ट होता है, तो जो सोप्स वगैरह बनते हैं, की इंग्रेडिएंट है पाम ऑयल, ये भी कॉस्टली हो रहा है। इन्फोसिस एक्सपैंड करना चाहता है कनाडा में एंड ओडिशा। और ये है स्पोर्ट्स न्यूज़। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडियन एक्सप्रेस। फर्स्ट इज अबाउट दिस हरियाणा कोटा माओइस्ट अटैक हुआ एंड वी martyred these many soldiers, and this is reaches out to Dhaka for ties beyond strategic partnership. See, बंगाल में भी इलेक्शंस हैं और ये है बांग्लादेश। मिस्टर जयशंकर विद शेख हसीना इन ढाका ऑन थर्सडे। प्राइम मिनिस्टर का अभी विजिट होने वाला है, बिकॉज 50 साल कंप्लीट हो जाएंगे 1971 के। 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश बना था, लिबरेशन। इसमें इंडिया ने बहुत हेल्प किया था बांग्लादेश का। तो ये जो लिबरेशन वॉर है, बर्थ ऑफ बांग्लादेश हुआ, इसमें पार्टिसिपेशन के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर माइट बी विजिटिंग, एंड बांग्लादेश इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। लास्ट ईयर सीएए एनआरसी के कारण टेंशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर की विजिट से हम यहाँ पे मेंड करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश फ्रेंडली कंट्री है। इंडिया स्कोर इन क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग दिस 25 प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन। ईपीएफओ बोर्ड ने 8.5% बताया है रेट। और जॉबलेस कर्व, गवर्नमेंट श्रिंक, ये है लाइफ इन द सिटी। गवर्नमेंट एक्सटेंड डीलिमिटेशन पैनल कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऐसे बनाने के लिए डीलिमिटेशन पैनल का टर्म 1 ईयर बढ़ा दिया है। चाइना का रोल कम करना है, फर्स्ट स्टेप है टू मेक कार्गो कंटेनर। ये हॉक्स कॉल था, ताज अलर्ट। एंड दिस इज एडिटोरियल पार्टली फ्री। फ्रीडम हाउस ने डाउनग्रेड किया एज अ क्यू फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सिविल सोसाइटी। ब्रशिंग इट अंडर पीआर कारपेट वोंट वर्क। मेजर ऑफ कॉन्फिडेंस है कोवैक्सिन हेजिटेंसी। दिस इज भांगड़ा स्वाग। भांगड़ा कहाँ पे होता है, गिद्दा कहाँ पे होता है। देन दिस इज द जीरो सम बिल, हरियाणा बिल रेसिडेंट। दिस इज क्राइम एंड कॉन्टेक्स्ट। और इट टेक्स टू टू मेक पीस, सीज फायर। दिस इज फ्रेंच सिनेमा। द टैली ऑन द वॉल, हरियाणा कोटा। अब सी, हरियाणा कोटा ये ना कोई नई चीज़ नहीं है। अक्सर स्टेट जो होता है वो सन ऑफ सॉइल थ्योरी लाता है कि हमारे लोकल जो राज्य के हैं उन्हीं को हम प्राथमिकता देंगे दिस एम्प्लॉयमेंट में। चिल्ड्रन ऑफ स्टेट, ऐसा ही एक प्रोविजन लास्ट ईयर मध्य प्रदेश गवर्नर ने अनाउंस किया था। क्वेश्चंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, इस पे इक्वालिटी के अगेंस्ट चला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसे जो लॉज आते हैं उसमें 2 क्वेश्चन है। पहला जो डोमिसाइल है वो रिजर्वेशन इन जॉब्स में आप ला रहे हो, क्या ये टेस्ट ऑफ दिस लॉ सर्वाइव कर पाएगा। डोमिसाइल कोटा इन एजुकेशन कॉमन है, बट कोर्ट्स इसको यूजुअली अप्रूवल नहीं देते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। एमपी का भी लास्ट टाइम ऐसा था, बट उसमें भी कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन, लेट्स सी। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 16(4) जो है, आर्टिकल 16(4) बोलता है राइट टू इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट making any provision for reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। बट इसमें प्राइवेट सेक्टर तो नहीं है आर्टिकल 16(4) में, तो प्राइवेट सेक्टर में ये जो रिजर्वेशन का कोटा है ये क्या कैसे सर्वाइव करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो मैनिफेस्ट प्रोविजन फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम विच द स्टेट ड्रॉज द पावर टू मेक लॉज मैंडेटिक रिजर्वेशन। बट स्टेट फिर ये आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं कि जैसे जो प्राइवेट सेक्टर है वो लैंड तो सब्सिडाइज्ड ले रहा है, स्टेट की फैसिलिटीज यूज कर रहा है, तो स्टेट का जो प्रोविजन है रिजर्वेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का वो प्राइवेट सेक्टर पे भी क्यों ना लगे। इस बात पे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है। अफर्मेटिव, लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। वैक्सीनेशन का आपको लेना है या नहीं लेना है उसके बारे में दिया है, क्रोनिक डिसीजेस हैं वगैरह। द बेस्ट थिंग इज इन्फॉर्म द डॉक्टर दैट यू हैव दिस मैनी प्रॉब्लम्स, इन्फॉर्म द डॉक्टर। फिर उसके बाद बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एडवाइसेस है टेक दैट, ये चीज़ है यहाँ पे। तो डॉक्टर के साथ दैट इज़ वाई हमेशा ऑनेस्टली सारी चीज़ें बोलना चाहिए। देन होम लोन्स जो रेट्स हैं फॉलिंग एंड व्हाट द बायर्स शुड डू। होम लोन्स फॉल हो रहा है क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने समझ लिया बड़ी बड़ी कंपनीज को पैसा देते हैं तो वो डूबता ज़्यादा है एनपीए, जबकि जो होम लोन्स देते हैं उसमें रिकवरी इजी होती है, रिलायबिलिटी होती है। बिकॉज जो हाउस लोन लेता है वो अपना कोलेट्रल भी रखता है, तो लोन डिफॉल्ट होने के चांसेस कम है। तो
बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो बैंक्स प्रेफर कर रहे हैं कि हाउस लोन्स में हम ज़्यादा अपना दिस लोन्स है उसको डायरेक्ट करें। तो यही एक रीज़न है कि हाउस लोन्स अभी जैसे कोटक का कितना चल रहा है, कोटक का 6.65% पे वो हाउस लोन दे रहा है। दिस इज़ वेरी लो। 15 साल में इतना कम कभी नहीं था। और प्लस जो रियल एस्टेट है वो भी अभी काफ़ी कम है। धीरे धीरे अब ये पिक होगा। मार्च 4 हुआ, सिक टारगेटेड इन सिडनी, दिस इज इमरान, यूके डॉक्टर स्यूज, यूएस बॉन्ड यील्ड फिर से स्पाइक हो रहा है, वीकन होगा सेंसेक्स, बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, सेंसेक्स नीचे हो जाता है। विप्रो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कोविड शॉट लिया। दिस इज एफडीआई इक्विटी इनफ्लो अप हुआ 40%, इतना यहाँ पे एफडीआई दिस आया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई वर्सेस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, एफडीआई एफआईआई क्या डिफरेंस होता है? एफडीआई हॉट मनी किसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कपल ऑफ मंथ्स बैक इसका काफ़ी अच्छा पीडीएफ नोट देखा था हमने, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। एफडीआई आता है ना, हम एफडीआई को प्रेफर करते हैं बिकॉज एफडीआई आता है तो टेक्नोलॉजी आती है, इन्वेस्टमेंट आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और ये स्टेबल भी होता है। ऐसा नहीं कि आया तो तुरंत चला भी जाएगा। सो वी प्रेफर एफडीआई। फॉरेन फंड इनफ्लो मेजर ड्राइवर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। नॉन डेट फाइनेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री में बेटर होता है। एफडीआई पॉलिसी में रिफॉर्म्स हुए, इसके कारण बढ़ा। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हुआ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आज की डेट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कंट्री का क्या रैंक है? आंसर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ये कौन सी बॉडी निकालती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो दिस इज अबाउट एफडीआई। ये फ्लिपकार्ट की न्यूज़ है। फ्लिपकार्ट रजिस्टर करना चाह रहा है यहाँ पे यूएस में, यूएसए में लिस्टिंग चाहता है। अब यूएसए में लिस्टिंग इसलिए चाहता है बिकॉज यूएस में लिस्टिंग करेगा, पब्लिक मार्केट रूट एक्सेस होगा, रेगुलेशन वहाँ पे इजी है, वहाँ पे जो वैल्यूएशन पैसा लेगा उठाएगा उससे इसका वैल्यूएशन भी ज़्यादा आएगा बजाय इंडिया। तो वो लिस्टिंग यहाँ पे यूएस में करने का प्लान कर रहा है। इसके लिए उसको चाहिए होगा एक स्पैक। स्पैक क्या होता है? स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। एक डमी कंपनी बनाएगा, ब्लैंक चेक फॉर्म बनाएगा और वहाँ से रेज मनी थ्रू एन आईपीओ टू मर्ज विद अनदर फर्म। तो इससे लिस्टिंग ज़्यादा इजी हो जाएगी यूएसए में फ्लिपकार्ट की। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, काम ही है इसका एक्विजिशन करने के लिए। कंपनी बनाओ, फ्लोट करो, शेल कंपनी होती है, डमी कंपनी होती है, और फिर उसके थ्रू फ्लिपकार्ट अपने सारे ऑपरेशंस कर लेगा। दिस इज द स्ट्रैटेजी। अक्सर टैक्स इवेजन के लिए भी ये चीज़ें होती है। नो सो ये इंडियन एक्सप्रेस था, ये है हिंदी आर्टिकल। लुक एट दिस, दिस इज सत्यमेव जयते। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये लिया गया है यहाँ से, इससे यहाँ से ये हमने कैरी किया है। ये जो है ये है वाराणसी के समीप सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ। शीर्ष पर मौजूद आकृति भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। दिस 4 स्टैंडिंग लाइंस। 26 जनवरी 1950 को इसको अंगीकृत किया गया। 4 सिंह एक दूसरे के पीट करके खड़े। अब बिकॉज हम इस व्यू से देख रहे हैं तो पीछे वाला शेर दिख नहीं रहा है, बब्बर शेर, तो हमें 3 दिख रहे हैं, एक्चुअली में ये 4 है। 3 हमें एक साइड से 3 ही दिखते हैं। सिंगों के नीचे घंटे के आकार वाले पद्म पर जो अंकित है चित्र, वल्लरी में एक हाथी है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक सांड है और एक सिंह की उभरी हुई आकृति है। सी ये जो है देखिए, सांड है, घोड़ा है और पीछे ऐसे सिंह और हाथी भी है। ये चित्र वल्लरी के मध्य धर्म चक्र अंकित है। यहाँ पर ऐसे एक यहाँ पे धर्म चक्र है जो हमारा ऐसे फ्लैग में भी लगा हुआ है। दिस व्हील है, इसमें कितने स्पोक्स होते हैं। देन संपूर्ण सिंह स्तंभ एक पत्थर को काटकर बना गया है। देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते, ये क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भी प्रीलिम्स में आया था, राष्ट्रीय वाक्य घोषित हुआ। इसको लिया है मुंडकोपनिषद से। विजय हमेशा सत्य की होती है। नेशनल एम्बल, दिस इज राष्ट्रीय चिन्ह। कल ये करेक्शन है, इसको मैंने इधर उधर उल्टा हो गया था। ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सरकमफरेंस। ओके, रिवॉल्यूशंस कितने हुए हैं उसको हम ऐसे, एक व्हील का सरकमफरेंस कितना है और टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया। अब जो सॉल्यूशंस हैं वो ये हैं, बड़ा आसान था। ब्रेथ चौड़ाई x है, लंबाई कितनी होगी? 115%। 15% ज़्यादा था मतलब 115% ऑफ x हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया, तो x इज इक्वल टू 20। पेरीमीटर, ये पेरीमीटर होता है, ये पेरीमीटर होता है, और इस एरिया को अंदर पूरा ले लें तो ये एरिया हो जाता है। तो एरिया 2D होता है, पेरीमीटर 1D होता है। तो पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट कितना हो गया? दिस ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 280 मीटर। अब हर 5-5 मीटर पे एक पोल लगाना है सारे हमें पेरीमीटर पे, तो 280 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 56।
ये भी बड़ा आसान है, ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये 2 रोड बीच में हमने बना दी। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये 2 बार काउंट होगा, तो एक बार सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमें एरिया फाइंड करना है। तो जैसे ये टोटल 55 था और चौड़ाई 4 था, तो 55 इंटू 4 ये पूरी पट्टी आ गई। फिर ये 35 है और चौड़ाई 4 है, तो 35 इंटू 4 वाली ये पट्टी आ गई। बट इसमें ये एरिया 2 बार काउंट हुआ, तो -4/4 कर देंगे, इसको एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये रोड का एरिया आ गया। अब ग्रेवल, इसमें हमको ग्रेवल करना है, स्टोन्स ऐसे स्क्रैवलिंग करना है, उसका हमें रेट दिया है 75 पैसे पर स्क्वायर मीटर। टोटल इतना है, डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, 258 आंसर आ जाएगा। सो ये हैं आंसर्स। आज के सवाल है, देर इज अ सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग द हेमिस्फीयर। एक सिलेंडर है, वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है हेमिस्फीयर को, ये हेमिस्फीयर, सच दैट देयर बेसेस आर कॉमन, बेसिस कॉमन है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम सिलेंडर, वॉल्यूम हेमिस्फीयर, रेशियो बताइए, रेडियस आपको पता लग जाएगा। हाउ मेनी आयरन रॉड्स हैं, आयरन की रॉड्स हैं, लेंथ 7 मीटर है, डाया 2 सेंटीमीटर है। ये बना सकते हैं 0.88 क्यूबिक मीटर ऑफ आयरन से। वॉल्यूम को इक्वेट करिए, एन आपका आंसर आ जाएगा। देन सॉलिड स्फेयर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, उससे 8 स्फेरिकल सॉलिड बॉल्स बना रहे हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉल कितना होगा, वॉल्यूम इक्वेट करिए इस वाली बॉल का, छोटी 8 स्फेरिकल बॉल का, आपको सॉलिड का ये है मोल्ड हुआ ना, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करिए, इससे आपको उसका रेडियस आ जाएगा और फिर रेडियस से आप सरफेस एरिया फाइंड कर लेना। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। तो ये सी सेट है, यस्टरडे नेशनल एम्बलम देखा, फ्लिपकार्ट, एसपीएसी, एफडीआई इंक्रीज हुआ है, होम लोन्स कम है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बांग्लादेश के साथ, चाबहार पोर्ट, और ये है लिवेबिलिटी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यमन की वॉर, बाइडेन टेम्पलेट, पर्सनल लिबर्टी, एफिकेशियस, क्लियरिंग अ लो बार, दिस इज दांडी पथ, इकोनॉमी, एंड दिस इज ईपीएफओ एंड ओटीटी. So this is 5th of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.